महाराष्ट्र की राजनीति का वो खिलाड़ी जो किसी की बिछाई बिसात पर खेलने में माहिर है, न केवल खेलने में बल्कि धूल चटाने में भी माहिर माना जाता है। 2024 लोकसभा चुनाव में भले ही शरद पवार प्रत्यक्ष तौर पर चुनावी मैदान में ना उतरे हों, लेकिन बेटी सुप्रिया की जीत ये बताती है बारामती की जनता की पहली पसंद शरद पवार ही है। इसलिए ननद भाभी की लड़ाई में बाजी ननद ने मार ली। सुप्रिया सुले ने अजीत पवार की पत्नी और अपनी भाभी सुनेत्रा पवार को 1,58,333 वोटों से हराया है। बीजेपी ने सीधे तौर पर शरद पवार से मोर्चा ना लेकर सुप्रिया सुले को हराने के लिए सुनेत्रा को मैदान में उतारा था, लेकिन सुप्रिया ने बाजी मार ली। असल में बारामती सीट पर मुकाबला सुप्रिया वर्सेस सुनेत्रा ना होकर शरद पवार वर्सेस अजीत पवार था, जिसमें शरद पवार विजेता बने। बात की जाए बारामती लोकसभा सीट की तो इसमें अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं और इसमें से एक बारामती विधानसभा भी है। 1991 के बाद शरद पवार ने बारामती विधानसभा एक तरह से अजीत पवार को सौंप दी और खुद राष्ट्रीय राजनीति का रुख कर लिया। 1996 में शरद पवार ने बारामती से लोकसभा चुनाव लड़ा। 1996 से 2009 तक वो इसी सीट से सांसद रहे। 2009 में उन्होंने बारामती लोकसभा सीट को अपनी बेटी सुप्रिया सुले को सौंप दिया। तब से सुप्रिया बारामती की सांसद हैं। 2014 में सुप्रिया सुले दूसरी बार इस सीट से चुनाव लड़ रही थी। सुप्रिया ने 2019 में तीसरी बार बारामती से जीत दर्ज की थी और इस बार चुनाव जीतकर बाउंड्री लगाई है। एनसीपी शरद गुट ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 8 पर जीत दर्ज की है, जबकि अजीत पवार की एनसीपी केवल एक सीट पर जीत हासिल कर पाई। जीत का यह आंकड़ा बताता है कि चाचा का साथ छोड़कर अजीत पवार बीजेपी के लिए कोई खास करिश्मा नहीं कर पाए। 12 दिसंबर को 1940 में पुणे के बारामती गांव में शरद पवार का जन्म हुआ। उनके 11 भाई बहन हैं। शरद के पिता गोविंदराव पवार और मां शारदाबाई भोसले दोनों ही राजनीति में सक्रिय थे, इसलिए राजनीति शरद के रग रग में बसती है। शरद जब महज 3 दिन के थे तभी राजनीति से उनका नाता जुड़ गया। दरअसल 15 दिसंबर 1940 को पुणे के लोकल बोर्ड में मीटिंग थी और इस बैठक में शारदाबाई भोसले को शामिल होना था। घर में ऐसा कोई था नहीं जिसके पास शरद को छोड़ा जा सके, इसलिए शारदाबाई उन्हें मीटिंग में साथ ले गई। शरद बड़े हुए तो पुणे के बृहन महाराष्ट्र कॉमर्स कॉलेज में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई लिखाई में शरद औसत ही थे, लेकिन राजनीति उनको खूब भाती थी। शरद पवार अपनी किताब ऑन माई टर्म्स में लिखते हैं, कॉलेज में मेरे बारे में कहा जाता था कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट लेकिन एक्टिव पॉलिटिशियन हूँ। साल 1960, 20 साल के शरद पवार ने कॉलेज से निकलते ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। उसी दौरान कांग्रेस नेता केशवराव जेधे के निधन से महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट खाली हो गई। इस सीट पर उपचुनाव हुए तो पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि पीडब्ल्यूपी ने शरद पवार के बड़े भाई वसंतराव पवार को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने केशवराव के बेटे गुलाबराव जेधे को उम्मीदवार बनाया। शरद पवार अपनी किताब ऑन माई टर्म्स में लिखते हैं कि मेरा भाई कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार था। हर कोई सोच रहा था कि मैं क्या करूंगा, बड़ी मुश्किल वाले हालात थे। भाई वसंतराव ने मेरी दुविधा समझ ली। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, तुम कांग्रेस की विचारधारा के लिए समर्पित हो, इसलिए मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार में संकोच ना करो। भाई वसंतराव के ऐसा कहने पर शरद पवार ने गुलाबराव जेधे के पक्ष में प्रचार करने में पूरा जोर लगा दिया। इस उपचुनाव में गुलाबराव जेधे की जीत हुई और इस तरह शरद पवार के सफल राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। कांग्रेस ने 1967 में शरद पवार को बारामती विधानसभा से टिकट दिया। 27 साल के पवार पहली बार बारामती विधानसभा सीट से एमएलए बने। तब से आज तक विधानसभा की ये सीट पवार परिवार के पास ही है। 1967 से 1991 तक शरद पवार ही यहां से विधायक रहे और इस बीच उन्होंने 1984 में बारामती में लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें जीत मिली। 1991 में उपचुनाव लड़ा और तब भी उन्हें जीत हासिल हुई। पिछले 5 दशकों में शरद पवार 14 बार चुनाव जीत चुके हैं और इस दौरान वो 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। शरद पवार की गिनती बेहद चालाक पॉलिटिशियंस में होती है। इसे उनके पहली बार मुख्यमंत्री बनने के किस्से से समझा जा सकता है। साल 1978 में कांग्रेस पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई, कांग्रेस इंदिरा और कांग्रेस रेड्डी। हरिदेव जोशी, शरद पवार जैसे नेता कांग्रेस रेड्डी में ही रह गए। मार्च 1978 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोकने के लिए दोनों कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई।
नई सरकार में कांग्रेस रेड्डी गुट के वसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री बने और इस सरकार में शरद पवार को उद्योग मंत्री बनाया गया। इस सरकार को महज 4 महीने ही हुए थे कि 12 जुलाई 1978 को शरद पवार ने मंत्री पद से कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की पार्टी के समर्थन से सरकार चलाना सही नहीं लग रहा है। तमाम मीडिया रिपोर्ट से दावा करती हैं कि मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने शरद पवार को गठबंधन तोड़ने को उकसाया था। शरद पवार ने कांग्रेस के 40 विधायकों को तोड़कर जनता पार्टी, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और सीपीएम की मदद से अपनी सरकार बनाई। 288 सीटों वाले विधानसभा में शरद के पास 180 विधायकों का समर्थन था। इस तरह महज 38 साल की उम्र में शरद पवार पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 1978 तक इतनी कम उम्र में देश का कोई नेता मुख्यमंत्री नहीं बन पाया था। 1980 तक शरद पवार ने सहकारी संस्थाओं पर अपना नियंत्रण हासिल करके अपने राजनीतिक साम्राज्य का विस्तार किया। 1986 में शरद पवार कांग्रेस में शामिल हुए और 26 जून 1988 से लेकर 25 जून 1991 के बीच वो महाराष्ट्र के 2 बार मुख्यमंत्री बने। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या के बाद उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए उछला। महाराष्ट्र से दिल्ली तक की चर्चा थी कि पीएम पद के लिए शरद पवार योग्य उम्मीदवार हैं, लेकिन सोनिया गांधी के समर्थन वाले पीवी नरसिम्हा राव ने बाजी मार ली। हालांकि शरद पवार को इस सरकार में रक्षा मंत्री बनाया गया। 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी तो शरद पवार इससे खुश नहीं थे। उन्होंने सोनिया को विदेशी मूल का बताकर उनके प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का विरोध किया, जिसके चलते 20 मई 1999 को कांग्रेस पार्टी ने शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इस घटना के बाद होता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का उदय। शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने मिलकर एनसीपी का गठन किया। साल 2004 में शरद पवार को माउथ कैंसर हुआ। इलाज के दौरान उन्हें अस्पताल में लंबा वक्त बिताना पड़ता था, इसलिए वो एनसीपी के बड़े नेताओं के साथ अस्पताल में ही बैठक करते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि 2004 में एनसीपी के टिकट पर 9 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की और शरद पवार को मनमोहन कैबिनेट में कृषि मंत्री का पद मिला। 2004 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें एनसीपी ने कांग्रेस से 2 सीटें ज्यादा जीती थी। इसके बावजूद शरद पवार ने सीएम पद कांग्रेस को दे दिया था। इस पर उनके भतीजे अजीत पवार, जो कि पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, उन्होंने कहा, शरद ने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं मुख्यमंत्री ना बन सकूं। 2009 में भी ऐसे हालात बने कि अजीत पवार डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, लेकिन शरद पवार ने छगन भुजबल को डिप्टी सीएम बना दिया। इसके बाद साल 2019 में अजीत ने चाचा शरद को पार्टी छोड़ने की धमकी दी। 23 नवंबर 2019 की सुबह ये खबर आई कि अजीत पवार ने 12 विधायकों के साथ बीजेपी को समर्थन दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। इस घटना के बाद शरद पवार ने कहा, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मैंने पहले भी ये कई बार देखा है। शरद पवार के बयान से जाहिर था कि वो इस बगावत को हैंडल करना जानते हैं। अजीत पवार और उनके साथ बागी हुए ज्यादातर विधायक शरद पवार के संपर्क में थे। अजीत पवार को वापस लाने में अहम भूमिका निभाई शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार ने। प्रतिभा के समझाने पर अजीत पवार एनसीपी में लौटे और अपनी गलती के लिए उन्होंने माफी मांगी। 2 मई 2023 को शरद पवार ने मुंबई के वाईवी चौहान सेंटर में कहा, मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का पद छोड़ने का फैसला किया है। शरद पवार के इतना कहते ही एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, जितेंद्र आभात जैसे नेता भावुक हो गए और वहीं धरने पर बैठ गए। ऐसे में अजीत पवार मंच पर आए और उन्होंने कहा, शरद पवार अपने फैसले पर फिर से विचार करेंगे। 1 महीने के बाद 10 जून 2023 को शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। शरद के इस फैसले से अजीत पवार काफी नाराज हुए और उसके ठीक 1 महीने बाद 2 जुलाई 2023 को अजीत ने 8 विधायकों के साथ एनसीपी से फिर बगावत की। इस बार उन्हें शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम का पद मिला। इतना ही नहीं, अजीत पवार ने एनसीपी पर भी दावा ठोक दिया। 29 साल पहले बनी एनसीपी टूटने की कगार पर पहुंच चुकी थी। अजीत पवार ने 40 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा किया और चुनाव आयोग ने 6 फरवरी 2024 को कहा कि अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी है। चुनाव आयोग ने शरद पवार के गुट को एनसीपी शरद पवार नाम दिया, जिसका चुनाव चिन्ह तुतारी है। और इस तरह चाचा भतीजे के विवाद ने एनसीपी को 2 हिस्सों में बांट दिया।
बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।